नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका 8वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपन्यास पसंद आ रहा होगा। शिवानी जी के कलम का जादू है ही ऐसा कि जो एक बार पढ़ने बैठ जाए तो आसानी से किताब हाथ से छूटती नहीं है। आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको उपन्यास कैसा लग रहा है इसके बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं शिवानी जी के जादुई संसार में, जहाँ का हर एक पात्र कुछ विशिष्ट विशेषता लिए हुए हैं। कृष्णकली भाग 8। प्लेट में उबली सब्जियों का मटमैला पानी, दलिया, उबले अंडे, सूप प्लेट में उबली सब्जियों का मटमैला पानी और टोस्ट सजाकर साइमन अपनी गृहस्वामिनी के लिए रख गया तो आंटी ने किसी सिर चढ़े बीमार अबोध बालक की तरह ही मुंह लटका लिया। देख रहे हो विवियन, इस साइमन के बच्चे ने आज इस सूप में फिर मुझे जलाने के लिए शलजम डाल दिया है। तुम्हें देखो बेटी, कली लगता है अपनी बीवी की धोती धोकर उसी का पानी गर्म करके ले आया है। एक टमाटर ही डाल देता। He could have put some color. आंटी, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वजन इधर फिर बढ़ने लगा है। डॉक्टर मोजेस ने जो सूप बताया है तुम्हें इस हफ्ते वही पीना पड़ेगा। विवियन ने पुचकारने के स्वर में कहा और प्लेट आंटी के सम्मुख धरकर चम्मच उनके हाथ में पकड़ा दी। एक प्लेट में 2 रूखे टोस्ट उसमें डुबोकर मरे मन से खाती आंटी लोलुप दृष्टि से मेज पर धरी मक्खन की गोल बट्टी का एक टक देखती हुई कहने लगी, अगली बार उस चोट्टे मोजेस की कलेजी भूनकर खा लूंगी। देख लेना, आप तो मुटका खा खा कर दिन रात मोटा रहा है। अब तू ही बता बेटी कली, इस शरीर में भला इन 2 रूखे टोस्ट और इस चुल्लू भर गंदले गुनगुने पानी से कुछ गर्माहट आएगी? रोज रोज यही खाना, उस पर भी वजन बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लगता है जानबूझकर ही उसने वजन तौलने की मशीन की सुई बिगाड़ दी है। असल में जवानी में मुझ पर मरता था मुटका। मैंने इसके प्रपोजल को हंसकर ठुकरा दिया था, वही बदला ले रहा है अब। आंटी ने हंसकर कहा और झपट्टा मारकर मक्खन की पूरी बट्टी मुंह में धरकर गप्प से निगल किसी चतुर बाजीगर की भांति गर्व से मुस्कुराने लगी। देख रहे हो भाभी, कभी कभी तो आंटी बच्चों को भी मात कर देती है। कल आप ऐसे ही झपट्टा मारकर पूरी की पूरी डबल रोटी खा गई। विवियन की धमकी से सहम कर आंटी नैपकिन से मुंह पोंछती खिसिया कर उठ गई। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, इधर मुझे भूखी मारकर तुमने मेरी नीयत बेहद बिगाड़ दी है। खाना देखकर अपने को रोक ही नहीं पाती। ले विवियन, आज से पक्का क्रिश्चियन रिजोल्यूशन ले रही हूँ, बिना तुझसे पूछे खाने की एक चीज भी जीभ पर नहीं धरूंगी। मेरा क्या बनता बिगड़ता है आंटी? विवियन कांटे छुरे से ऑमलेट का टुकड़ा मुख में रख कर बोली। 3-3 घंटे तक बंद गोभी की तरह स्टीम में उबलती हो, गिन गिन कर हजार हजार रस्सी खुद की छलांगे लगाती हो, पर एक 6 इंच की जीभ को नहीं रोक पाती। आंटी नहाने चली गई तो कली बड़ी स्वाभाविकता से नाश्ते पर टूट पड़ी। अब तक आंटी की क्षुधातुरा दृष्टि के नीचे वह एक गस्सा भी नहीं तोड़ पाई थी। वी कांट अफोर्ड टू लूज हर। विवियन की आंखें स्नेहाश्रु से आर्द्र हो गई। तुम नहीं जानती यह मेरी कैसी हीरा जैसी आंटी है। मम्मी की सबसे छोटी बहन है। मुझे आज तक कभी यह लगा ही नहीं कि मेरी माँ नहीं है। बोर्डिंग में जाने से पहले जन्म के 10 वर्ष तक मैं इन्हीं के पास रही। बॉबी तो जन्म के तीसरी साल इनके पास आ गया था। यह ससुरा तो डेजी आंटी को जन्मते ही भकोस गया। वह बड़े स्नेह से बॉबी की ओर देखकर मुस्कुराई। आंखें नीचे किए बॉबी लड़कियों की सी नजाकत से क्रिस्प टोस्ट को चूहे सा कुतर रहा था। अब परसों ही डॉक्टर मोजेस कह गए कि आंटी का रक्तचाप बेहद बढ़ गया है, कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। इसी से मैं यहाँ आ गई। सोचा पढ़ाई के साथ साथ आंटी की देखभाल करती रहूंगी, पर नाउ आई फाइंड इट्स इम्पॉसिबल। 3-4 घंटे बाद स्टीम बाथ में उबल धुल कर आंटी जैसे चोला ही बदल आई। रंग रूप में तो वह निखालिस एंग्लो इंडियन थी ही, साज सज्जा भी वैसी थी। एक हल्के धानी लतापत्र बने कैम्ब्रिक से गाउन में उन्होंने अपना फैला मोटापा शायद यत्न से कसे गए किसी कॉर्सेट में बांध कर रख लिया था। कटे काले बालों में लगा एलिस बैंड गोल गालों वाले भोले से चेहरे को और भी भोला बना रहा था। नीली आंखें काले बालों से जरा भी मेल नहीं खाती थी, पर नन्हे से अधरपुट से झांकते आंटी के मोती से दांत देकर कली समझ नहीं पाई कि सौंदर्य किसी प्रसिद्ध डेंटिस्ट के डेंचर का है
या स्वयं विधाता का? ओह माय डियर कली, तुम्हें मैं किस भी नहीं कर पाई। सारे बदन में हरमी आया ने 2.5 ऑलिव ऑयल मल कर रख दिया था। तुम्हें चुमकर स्वागत करती भी कैसे। मोस्ट वेलकम माय ब्यूटी। आंटी ने अपनी गुदगुदी हथेली में कली का चेहरा थाम लिया। दोनों गालों को ऐसी तबीयत से चूमा कि कली को लगा मक्खन की बट्टी की भांति आंटी उसके दोनों गालों को भी निगल गई। लैवेंडर की मादक सुगंध से कली की आंखें मूंद गई। किसी विदेशी सेंट की खुली बोतल सी ही आंटी कुर्सी खींचकर बैठ गई। पर यह क्या सुन रही थी मैं कि तुम इस इतवार को ही चली जाओगी? क्या साथ ही दिन में तुम तड़पाकर कलकत्ता चल दोगी? क्यों विवियन? तब तो इसे आज ही पैक कर वापस भेज दो। बड़े प्रेम से कली के दोनों हाथ पकड़कर आंटी ने बनावटी क्रोध से झकझोर दिया। मेरी छुट्टी ही नहीं है। वह तो एक नुमाइश में आ गई थी यहाँ पे, इसी से इधर चली आई। कभी कभी तो 2 घंटा भी नहीं सो पाती हूँ। पता नहीं क्या सोचकर तू इस लाइन में चली गई। विवियन कहने लगी। अच्छी खासी थी पढ़ने में। क्यों, 6 पॉइंट्स थे ना तेरे एसएससी में? मैंने तो इससे कई बार कहा था आंटी कि चलना ही है तो इलाहाबाद चल, पर इसे तो कलकत्ते की धुन लगी थी। हार कर मैंने इसे लॉरी आंटी का पता दे दिया था। हाय मैं मर गई। आंटी ने दोनों बेलन सी बाहें आकाश की ओर उठा दी। अरे कमबख्त, तूने इसे लॉरिन के पास भेज दिया। इससे तो शेरनी के पिंजरे में डाल दिया होता। क्यों कली, उस चुड़ैल ने कहीं तुझसे वही काम तो नहीं लिया जो सूजन की लकड़ी की टांग से लेती है? क्या कह रही हो आंटी? आश्चर्य से विवियन आंटी की ओर मुड़ गई। कितनी अच्छी है लॉरेन आंटी। मुझे 16वीं सालगिरह पर ये घड़ी उन्हीं ने तो भेजी थी। कली, याद है ना? हाय मेरी भोली बेटी, मुफ्त में उपहार दे ऐसी मूर्ख नहीं है लॉरेन। उसका बस चले तो वह दुनिया की हर 16 साल की सुंदर लड़की की कलाई में हीरे की घड़ी बांध दे। मुझे जैसे ही पता चला कि उसने तुझे कॉन्वेंट में घड़ी बेची, वो मरम्मत की थी वो मरम्मत की थी मैंने चुड़ैल की, कि पैर पकड़कर रोने लगी। तुम दोनों से मैंने कभी कुछ कहा नहीं। बॉबी ऐसी बातें देर में समझता है, और तुम समझने के लिए बहुत छोटी थी। और हाय, ऐसी प्यारी बच्ची को तुमने भेज दिया वहां। कली, मेरी बच्ची, मुझसे कुछ मत छिपाना। आंटी की चिंतातुर मुद्रा में बनावटी स्नेह का स्पर्श भी नहीं था। कली मन ही मन अचरज में डूबी जा रही थी। जिसे उसने कल तक देखा भी नहीं था, वह आज उसे कितनी सगी लग रही थी। उस बुढ़िया ने कहीं तुझे इसी धंधे में तो नहीं लगा दिया? नहीं आंटी, कली ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो वहां कुछ ही महीने रही। जैसे ही माथा ठनका, मैंने आंटी का फार्म छोड़ दिया था। फार्म इंडीड। आंटी ने उसकी पीठ थपथपा दी। तभी तो मैं मन ही मन कह रही थी, लॉरिन के धंधे में होती तो यह चेहरा क्या ऐसा भोला दिख सकता था। उसी चेहरे की मरीचिका के लिए लॉरिन आंटी के प्रशंसा के शब्द यदि कली दोहरा दे तब। पर उन शब्दों को दोहराने पर भी शायद कोई उन पर विश्वास न करता। 7 दिनों में इलाहाबाद ने कली की काया पलट कर रख दी। उसे लग रहा था कि जीवन में पहली बार उसके पैर जीवन की यथार्थ धरातल का स्पर्श कर रहे थे। अब तक क्या वह जीवन दोले की दिशाहीन पेंग ही लेती, शून्य आकाश में झूलती रहती? शायद। सरस स्नेह से छलकती आंटी की स्निग्ध मातृवत चावनी कभी कभी उसकी आंखें गीली कर देती। पन्ना की आंखें भी तो ऐसी नीली थी। तब अंतर कहाँ था? एक दृष्टि थी नीले आकाश की सी उदार, दूसरी में थी चित्रांकित आकाश की सी ही नीलाभ शून्य था। एक ने उसकी अभिशप्त नन्ही देह को ठोकर लगने पर दया की भीख देकर गोदी में लिया था। दूसरी ने अनजान होने पर भी बिना कुछ पूछे ही अपनी उदार बाहें फैला दी थी। इन 7 दिनों में कली के चेहरे ने मेकअप की एक सामान्य तुलिका का भी स्पर्श नहीं किया था। चेहरे के स्वाभाविक लुनाई में किसी दक्ष कलाकार के पेंसिल स्केच की सी लाइट एंड शेड की स्निग्ध छाया उतर आई थी। बड़ा आश्चर्य है कली, विवियन एक दिन कहने लगी। बंगाल में रहती है, पर आज तक क्या सत्यजीत रे की अनुसंधानी दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ी? एकदम उसी के चलचित्र की नायिकाओं से मिलता जुलता चेहरा है तेरा। क्यों है ना रे बॉबी? बॉबी 7 दिनों में ही उस सौंदर्य उदधि में कंठ कंठ तक डूब चुका था। कली को लेकर पूछा गया सामान्य सा स्वाभाविक प्रश्न ही उसे लाल कर देता, यह विवियन भी समझने लगी थी। इसी से जानबूझकर वह कभी कभी उसे छेड़ने लगती। ए बॉबी, देखो कितने मिनट में तुम्हारा हेलीकॉप्टर हमें फाफामऊ पहुंचाता है। वह कहती और किसी रेस कार के उत्तेजित प्रतियोगी की ही भांति बॉबी प्राण हथेली पर धर पूरी स्पीड में गाड़ी भगा देता। फाफामऊ की ओर जाती निर्जन सड़क के वक्ष पर
अमानवीय दुस्साह से विराट जहाज ठेला ट्रकों को पछाड़ती। बॉबी की जर्जर गत यवना गाड़ी सहसा षोडशी बनी भागने लगती, तो कली और विवियन चीखे मारती हंसती हंसती दूरी हो जाती। बस करो बॉबी, अब बस। लगता किसी कार्निवल की कार रेस में दोनों बच्चा मोटर भगा रही हो। अपनी बचकानी हिस्टेरिकल चीखें कली के कानों में स्वयं ही अनजान बनकर टकरा उठती। एक अरसे से वो इतना नहीं हंसी थी। उसे लगता कि बहुत दिनों से अस्वाभाविक अभिनय की कवायद में जाम हो गए उसके शरीर के अंजर पंजर किसी तेल ग्रीस से चमकाई गई मशीन के अवयवों की भांति एक बार फिर नए बन गए हैं। घर लौटती तो आधी आधी रात तक विवियन यूनिवर्सिटी के कथा पुराण का पोथा खोलकर बैठ जाती। एक एक रोचक इंसिडेंट कली को कंठस्थ हो गए थे। हाय कली, तू हमारी यूनिवर्सिटी में आती तो क्रेज बन जाती, सच। विवियन कहती तो उसका मन ललच उठता, पर अपनी खोखली बनावटी जिंदगी की केचुली क्या वह अब चाहने पर ही उतार कर फेंक सकती थी। अब मुझे लौटना ही होगा विवियन, उसने 8वें दिन कहा। वाह वाह, अभी तो तुझे माघ मेले की सैर ही नहीं कराई, अभी कैसे जाएगी? स्वयं आंटी ने तार देकर उसकी छुट्टी बढ़वा ली थी। कल अमावस का नहाने खूब बढ़िया मेला जुटेगा। आंटी हंसकर कहने लगी, आज तक कली देश विदेश के इंडियन पैवेलियन की मॉडल बनी है, इस बार उसे माघ मेले की मॉडल बनाएंगे। अच्छा विवियन, बॉबी अपना कैमरा लोड कर लेना, कल तड़के ही चल देंगे। साइमन से मैंने कह दिया है, बजरा निकालने वह आज ही संगम चला जाएगा। आंटी ने कभी बड़े शौक से अपना बजरा बनवाया था, नाम था गोल्डन एरो। अब वह बजरा एक पंडे के गोदाम में ही बंद रहता, पर कभी कभी आंटी के अतिथियों के सम्मान में किसी उजड़ी रियासत के हाथी की ही भांति सज धज कर संगम के नीलाभ जल में तैरता तो सबकी दृष्टि आकर्षित कर लेता। बजरे को विशेष रूप से नक्शे में बांधकर तराशा गया था। उसके वेनिशियन गोंडोला की इस छरहरी देह के दोनों ओर दो नुकीले सुनहले तीर सूर्य की प्रखर किरणों में स्वयं भी दीप्त अग्निशिखा की सी ही किरणें छोड़ने लगते थे। माघ मेला देखना ही है तो बहुत तड़के चलेंगे। आंटी के उत्साह का अंत नहीं था। दुर्भाग्य से इस साल का कुंभ नहीं है, फिर भी संगम का माघी मेला, इट इज क्वाइट समथिंग। देखना कली, तेरे वर्ल्ड फेयर में भी ऐसी स्वाभाविक चहल पहल नहीं रहती होगी। और फिर बजरा रोककर बीच संगम में डुबकियां लेने में जो आनंद आता है, हा 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 हा। आंटी आंखें मूंद कर सचमुच काल्पनिक डुबकियों में डूबने उतराने लगी। आंटी की नानी पक्की ब्राह्मणी थी। विवियन हंसकर कहने लगी, किसी चतुर्वेदी की इकलौती बेटी थी। नाना उन्हें भगा लाए थे, इसी से तो माघ मेले में आंटी हर साल बौरा जाती है। सच? कली की विस्फारित दृष्टि ने बॉबी को अजगर की भांति मुंह फैलाकर निगल लिया। आश्चर्य की मुद्रा ही क्या, इस अलौकिक रूप से की सबसे मोहक मुद्रा नहीं थी? किसी सर्पणी द्वारा हिप्नोटाइज्ड पक्षी सा बॉबी उसी से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना ही भूल गया। और क्या झूठ कह रही हो? पूछ लेना आंटी से। विवियन ने बॉबी को ठसका कर चेतना जगत में खींच लिया। ए सिली, हाउ यू स्टेयर, वह फुसफुसाई और अचकचाकर कसी तनी पतलून को अपनी नटनी की सी कमर पर खींचता वह तीर सा बाहर निकल गया। बड़ी लंबी कहानी है नानी के इलोपमेंट की, कभी फुर्सत से सुनाएंगे, आंटी बोली। पहले शर्मा को फोन कर दो गाड़ी के लिए, संगम का पास भी तो बनवाना होगा। आंटी फोन करने चली गई तो विवियन बोली, चल ये अच्छा है कि कल बॉबी की गाड़ी में नहीं जाना पड़ेगा। शर्मा साहब की गाड़ी तो एकदम मखमल पर फिसलती है, देंगे जरूर, उसने एक आंख मीच कर कहा। ही डेयर नॉट रिफ्यूज, क्योंकि आंटी की ओल्ड फ्लेम है। देख लेना, सुबह होने से पहले गाड़ी हमारे पोर्च में होगी। सचमुच ही आंटी के मुर्गे ने सुबह की बांग दी ही थी कि शर्मा साहब की काली लंबी खुशनुमा गाड़ी बिना किसी आवाज की सर्र से आकर पोर्च में लग गई। आंटी के उत्साह की छूत अब घर के सब सदस्यों को लग गई थी। साइमन बजरा सजाने पहले दिन चला गया था। भीड़ के रेले में चींटी की गति से रेंगती शर्मा जी की स्लीक गाड़ी के कांच से मुंह सटाए कली मुग्ध दृष्टि से भीड़ के रामधुन को देख रही थी। रंग बिरंगे घोट लगे ऊंचे अवधि लहंगे, दक्षिणी साड़ियां, जोधपुरी पगड़ियां, पगड़ियों पर पोटलियां और पोटलियों पर सधे सरकसी बच्चों से जमे अर्धनग्न काले चमकते बच्चे, थके छिले पांव पर कंठ की स्वर लहरी में गूंजता अदम्य उत्साह। किसी किसी कंधे पर एक साथ बैठे तीन तीन चार चार बच्चे, ठीक जैसे कोई होटल का दक्ष बेरा दोनों हाथों में एक साथ कई जोड़ा प्लेटों का अंबार बनाए मुस्कुराता बड़े इत्मीनान से चला जाता है। ऐसे ही वे ग्रामीण किलकते बंदरों से अबाध्य बालकों को स्वाभाविक संतुलन में कंधे पर बांधे चले जा रहे थे।
एक साथ 4-5 बैलगाड़ियां सहसा कार ही के साथ दुस्साहसी कदम रखती आगे पीछे चलने लगी। बैलगाड़ियों में 3-4 मुंज की उल्टी चारपाइयों पर ढोलक के साथ गाती बजाती मुखरा ग्राम्यों का दल कार की खिड़की के पास ही सट कर रेंगने लगा। सबकी कंकरेजी लाग लगाई गई एक सी मिलती जुलती साड़ियां, हाथों में कोहनी तक चमकती लाख की चूड़ियां और पटेला, नाक में सोने की सर्च लाइट सी चमकती पुगनियां और पैरों में बेड़ियों सी पड़ी पैंजनियां। ये सब बुंदेलखंडी है, यह इनका खास पहनावा है, आंटी कली से कह रही थी। मैं तो बरसों रीवा छतरपुर में रही हूँ। माय माय, व्हाट वॉइस! उनकी तीखी आवाज शहनाई किसी बुलंद गुंज की नौबत बजा रही थी। गाड़ी वारे मसक दे बैल चले पुरवैया के बादर। बात का र एक मनमोहक सधी मरोड़ के साथ मुड़ता और तरुण रंगीला पगड़ीदारी गाड़ीवान अधूरी पंक्ति को पकड़कर पहली पंक्ति को फिर दोहराने लगता। सहसा गीत की लय में झूमते गाड़ीवान से एक दृष्टा नवयुवती ने न जाने क्या कहा और वह कली की कार के कांच के चौखटे में बंद बड़ी आंखों में आंखें डाल गीत की अधूरी पंक्ति दोहराता कार को पछाड़ता चला गया। उसकी रंगीनी के साथ से साथ की स्त्रियों का पूरा दल खिलखिला उठा और कली ने खिसिया कर मुंह फेर लिया। जो देश विदेश के समृद्ध समाज की भीड़ के सम्मुख दिन रात सीना तानकर नित्य नवीन वेशभूषा के रंगरस का जाल बुनती इटलाती चली जाती थी, उसी को प्रयाग की धूल भरी सड़क पर एक गंवारू ग्रामीण लोकगीत की एक ही पंक्ति ने छुई मुई बना दी। क्या हो गया था उसे? संगम का पास बना है कली, बस किले तक ही चलना होगा हमें। कार के रुकते ही विवियन बड़े उत्साह से नीचे कूद गई और कली का हाथ पकड़कर भीड़ को चीरती चलने लगी। कभी कभी बालों में दोनों के पैर धंस जाते, ऊपर उठाती तो चप्पल वहीं रह जाती। उधर बहुत पीछे पिछड़ गई आंटी अधैर्य की हाँक लगाने लगती। तुम्हारी ये आदत ही हमको नापसंद है। विवियन, मैं पूछती हूँ, कौन सी रेलगाड़ी छूटी जा रही है जो ऐसी भागदौड़ मची है? रुक जा, मुझे आने दे, साथ चलेंगे। ओह माय गॉड! विवेन अधर से बालू पर ही बैठकर फुसफुसाई। देख रही है ना आंटी को, अब अगले माघ मेले तक यहाँ पहुंचेंगी। चुप कर, आंटी सुनेंगी तो क्या कहेंगी। कली स्वयं बड़ी चेष्टा से अपनी हंसी रोक रही थी। जीन्स पहनकर आंटी और भी विराट लग रही थी। उस पर उस हो हल्ले में भी किसी का क्रूर रिमार्क जिसे शायद विवियन नहीं सुन पाई थी, कली ने सुन लिया था। देख यार, आज हाथी पैंट पहनकर गंगा नहाने निकला है। ओठ काट कर कली ने हंसी रोक ली। बड़ी देर बाद हांफती पसीने से लथपथ आंटी उन तक पहुंची और पूरा दल एक बार फिर साथ साथ चलने लगा। सामने फूस की छाई झोपड़ियों की पूरी कतार बिखरी थी। उजाला निखर आया था। कुछ तीर्थयात्री हाथ में निचुड़ी टप टप पानी टपकाती धोतियां लटकाए लौट रहे थे। कुछ सूखी धोतियां कंधे पर लटकाए नहाने जा रहे थे। विभिन्न पंडों के चिन्ह तोरण द्वारों से मीठी प्रभाती गुंजने लगी थी। दक्षिण के वेंकटेश्वर की सुमधुर स्तुति के लयबद्ध छंदों की रूपक ताल के साथ जवाबी संगत सी देती घंटा ध्वनि को कली चकित मृगी सी ठिठक कर सुनने लगी कि आंटी ने लपक कर उसे अपने पास खींच लिया। फायर ब्रिगेड की ही भांति भीड़ भरी सड़क के ट्रैफिक की ओर से एकदम उदासीन नागा साधुओं का एक जत्था कली की कनपटी से गोली सा सनसनाता निकल गया। लुक एट दिस ब्यूटीज माय डियर। आंटी उसके कान के पास सिर सटाकर फुसफुसाई। कुछ कहना मत, अफ्रीका के रैटल स्नेक से ही गुस्सेबाज होते हैं। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा तो दुर्भाग्य से जोर से हंस पड़ी थी। बाप रे बाप, खजूर के पेड़ से लंबे एक ऐसी नंग धड़ंग खबीस ने अपना पूरा चिमटा ही मेरी पीठ में घुसेड़ दिया था। सारे शरीर में भस्म पोते पेरिस की लेटेस्ट हेयर स्टाइल के बुफों में जटाजुट संवारे अपनी भयावह नग्नता की ओर से एकदम उदासीन नंगे साधुओं का वह जत्था ऐसी अकड़ से सीना ताने चला जा रहा था जैसे सबके सबके मखाब की अदृश्य अचकन और जरी के साफे बांधे चले जा रहे हों। अभी तूने कुंभ का मेला देखा होता तो शायद पगला ही जाती, आंटी कहती जा रही थी। लगता है सारी दुनिया के मुंड यहीं आकर जुट गए हैं। चल अब चूड़ियों की दुकान पर चले। आज तो मैं कलाई भर के काले लच्छे पहनूंगी और 4-4 चूड़ियां सुहाग की लिए बिना उठूंगी ही नहीं। अब देखना कली, विवियन कहने लगी, बिसातियों की दुकान के सामने जाकर आंटी पगला जाएंगी। हर साल न जाने क्या क्या खरीद कर बटोर कर ले जाती हैं। तुलसी की माला, चूड़ियाँ, गंगाजली और इलायची दाना। अरे हाँ, बॉबी ने पूछा तो विवियन बोली, वह तो आंटी की वीकनेस है। बस चले तो ये शेर भर एक साथ मुंह में डाल ले। इस बार उन्हें उस ओर एकदम जाने ही मत देना बॉबी।
देखते देखते आंटी ने नीली हरी चूड़ियों से अपनी गोल गोल गोरी कलाई ही नहीं भरी, कली और विवियन को भी रंगीन लच्छे पहना दिए। कली आज तक चूड़ियों की मीठी खनक से एकदम ही अपरिचित थी। कॉन्वेंट में कभी तीज त्योहार पर उसकी कोई सहपाठिनी लोग छिपकर चूड़ियां पहन भी आती तो रेवरेंड मदर की एक ही घुड़की से सहम कर तत्काल उतार कर आया को दे देती। अभी तो नहा धोकर पंडे से चंदन का तिलक लगवाऊंगी, आंटी बोली। तब देखना मुझे कली, पक्की हिंदुस्तानी बनूंगी आज। डोंट बी सिली आंटी, विवियन बोली। इस जीन्स के साथ चंदन लगाकर पूरी कार्टून लगोगी। वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी के लड़कों का वह झुंड तुम्हें घूर ही रहा है। इस उम्र में इस दुमंजिले ओल्ड फैशन मकान को अब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं घूर सकते विवियन। तुम निश्चिंत रहो, वह तो आज साथ में यह जो लिज टेलर को ले आई हूं ना, उसे ही घूर रहे होंगे। चलो, तुम्हें कैसा डर लग रहा है? मैं तो हूँ साथ में। आंटी तेजी से हाफती हुई दोनों को खींचती दौड़ सी लगाने लगी। है बॉबी, जानबूझकर ही शायद छोकरों की भीड़ में से एक पतली पतली टांगों और बीटनिक के से बालों वाले लड़के ने चीख कर बॉबी को पुकारा। उसकी हाँक को अनसुनी करके बॉबी तेजी से चलता रहा। आई से है लकी बग, एक अश्लील ठहाका बॉबी का पीछा करने लगा। देख रही हो आंटी, सब पीछे पीछे आ रहे। अब जल्दी से बजरे पर चलो। विवियन बुरी तरह घबरा रही थी, पर कली नपेतुलक कदम रखती ऐसे आत्मविश्वास से चली जा रही थी जैसे किसी फौजी टुकड़ी की सलामी ग्रहण कर रही हो। यह तो उसके लिए नित्य का दाल भात था। रंगीन बजरे पर खड़े साइमन की विचित्र फिल्मी वेशभूषा देखकर पहले कली पहचान ही नहीं पाई। जब निकट पहुंचकर पहचाना तो ओठों पर हाथ धरकर जोर से हंस पड़ी। विवियन बार बार पीछे मुड़कर भीड़ में भटक गई। उद्दंड सहपाठियों की भीड़ को न देख आश्वस्त होकर बड़ी ललक से बजरे पर चढ़ने लगी। एक मोटा सा काठ का तख्ता जो उसकी लचीली देह के भार से रोप ब्रिज सा कांपने लगा था, बजरे तक सीढ़ी के रूप में मोटी रस्सी बंद से बंधा था। कांपते डगमग होते तख्त पर पैर रखने में सहमती कली किनारे पर ही खड़ी रह गई। तब बॉबी उसे सहारा देने ऐसे बढ़ाया जिसे बाहों में भरकर ही उठा लेगा। उसका हाथ पकड़कर वह डगमगाती बजरे तक पहुंच गई। रंगीन लहरदार जोधपुरी साफे में साइमन किसी रियासत के रजवाड़े का दमकीला भृत्य सा लग रहा था। यह पोशाक इसे आंटी ने पिछले साल बनवा दी थी। कुछ भी कहो बॉबी, हमारा साइमन इस ड्रेस में एकदम विदेशी चलचित्र के किसी इंडियन हीरो सा लगता है। क्यों, है ना कली? अकड़ से साइमन और भी तेजी से बजरा चलाने लगा। आंटी अपनी चौरस कमर पर दोनों हाथ धरकर उसके पीछे खड़ी होकर बोली, ठीक संगम में जाकर बजरा लगाना साइमन, जहाँ सब नहा रहे हैं, समझे? वो तो समझ गया आंटी, अब तुम भी समझ लो। वहां पर यह साइमन साइमन करके अपनी फौजी कमांड मत देना, नहीं तो घाट के हिंदू हमें लाठी लेकर घाट के बाहर खदेड़ देंगे। साइमन का नाम इस घाट के भीतर बदलना ही होगा। साइमन, कुछ घंटों तक तुम रहोगे श्याम कुमार, विवियन ने कहा। और बच्चों की भांति सबने तालियां बजाकर नए नाम का स्वागत किया। हाय, कैसा रोमांटिक नाम है, श्याम कुमार। मैं तो कहती हूँ अब इसका यही नाम रहने दिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है साइमन? इट गोज विथ योर टर्बन। श्याम कुमार ने अपना बजरा कस कस कर पास खड़े दूसरे बजरे से बांध दिया। गोल्डन एरो की चमक दमक के सम्मुख वह दुवन्नी वाली सवारियों से भरा भारी जर्जर मटमेला बाजरा एकदम भिखारी लग रहा था। एक एक को खींचकर आंटी ने जबरदस्ती डुबकियां लगवाई। बड़ी स्वाभाविकता से आंटी सीधा पल्ला मारे इकलाई धोती में लिपटी सिर मुंह ढांपे बजरे से पानी में उतरी तो हंसी के मारे विवियन और कली का बुरा हाल हो गया। आंटी को डरी बच्ची की भांति पुचकारता एक वाचाल पंडा गहरे पानी में खींच ले गया तो विवियन बोली, आई एम श्योर ही इज फ्लर्टिंग विद आंटी। बड़ी भक्ति में डूबी आंटी बार बार पानी में मूंड डुबोती और फिर किसी विराट व्हेल मछली की भांति छपाक से ऊपर निकल आती। बड़ी देर तक डुबकियां लेकर आंटी का पूरा दल किनारे पर लौट आया। न जाने कैसा जादू है इस पानी में, लगता है एक साथ 4 स्टोन वजन 4 डुबकियों में डुबाई हूँ। आई एम फीलिंग सो लाइट। चलो, अब तिलक लगवा लिया जाए। प्रथुल शरीर से चिपकी गीली धोती, गोल चेहरे पर चिपक गए बाल और बालक की सी दूधी आंसी देखकर कली को लगा वह आंटी को नहीं किसी और को ही देख रही है। बजरे ही में एक कोने में चादर तानकर सबने गीले कपड़े बदल लिए। आंटी एक बार फिर अपनी जीन्स पहनकर बाहर निकल आई। साड़ी ससुरी पैरों में फंसती है, बस साल में एक ही बार पहनती हूँ, गंगा नहान को। धीमी मंथर गति से बजरा घाट की ओर बढ़ रहा था। कितनी सारी नावें थी एक साथ, किसी में गाती बजाती स्त्रियां, किसी में गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय से आकाश बिन जाते यात्री, जल में बहती कुमलाई पुष्पमालाएं, चीर और पत्ते। कलियर विवियन को भी आंटी ने जबरदस्ती डुबकियां लगवा ही दी थी।
ऑल योर सेंस इन द होली गैंजेस, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। तो कली का उत्फुल्ल चंद्रमुख जैसे क्षण भर को कुमला गया था। तब से वह अनमनी सी बजरे पर बैठी कभी गहरे पानी में कोहनी तक हाथ डुबोती हुई सोचने लगती, कभी स्वयं ही अपनी बेचैनी की कैफियत ढूंढे नहीं ढूंढ पाती। क्या यह पतित पावनी सर्व तीर्थमयी भागीरथी का प्रभाव था? क्यों उसकी अंतरात्मा बार बार नंगी होकर उसे आज ऐसे लज्जित कर रही थी? खचाक से बजरा कन्या तख्ते से टकराया और कली अचकचाकर तटस्थ हो गई। विवियन भी आंखें मलती उठ बैठी। मुझे तो अच्छी खासी झपकी ही आ गई थी। लगता है इस बार साइमन की स्पीड कुछ धीमी पड़ गई थी। 3 बज गए हैं आंटी। कोई बात नहीं, चलो अब आराम से बैठकर तिलक लगवाएंगे और फिर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। इन कचौड़ियों की काल्पनिक सुगंध को साल भर से सूंघती आ रही हूँ। आज तो मुझे नहीं रोक पाओगी विवियन। कली और विवियन का हाथ खींचती आंटी लकड़ी के चौड़े तख्ते पर पालथी मारे बैठे एक गोल गाल चिकने चुपड़े घेरे वाले पंडे की छतरी के सामने खड़ी हो गई। खूब बढ़िया चंदन की बंदकियां लगाना पंडा जी। पिछली बार तुम्ही से तिलक लगवाया था, याद है ना? वाह वाह, याद क्यों नहीं होगी मेम साहब। किसी गाइड सा वाचाल पंडा एक साथ 2 सुंदरी कबूतरियों को हाथ पर बैठते देख निहाल हो गया। इस बार मेला कुछ जमा ही नहीं, वो कहने लगा। न जाने कहाँ कहाँ से भूखमरे तीरज यात्री प्रयागराज में आकर जुटने लगे। चंदन रोली भी घर से साथ लेकर चलते हैं। सुबह से बैठा हूँ और अब तक कुल जमा 7 त्रिपुंड बनाए हैं। हाँ बेटी, कौन सा त्रिपुंड बनवाओगी वैष्णवी? अनजान सी कली ने अपनी बड़ी आंखें आंटी की ओर उठा दी। हाँ हाँ पंडा जी, वही ओवल शेप वाला बड़ा फबेगा इसके चेहरे पर। क्यों, है ना? आंटी बड़े उत्साह से तख्ते के कोने पर जम गई। क्यों नहीं, क्यों नहीं। पंडा जी ने अपनी घुइयां के से चौड़े पत्तों सी हथेली में कली का दूध मुख चेहरा थाम लिया। एकदम बाल बैरागिन का चंद्रमुख है माता। घुटने टेक कर बैठी कली के ललाट पर पंडे की मलय रोली की कटोरियों में डूबती तुलिका चिड़िया के पंख से दी गई गुदगुदी की सी सिरन देने लगी। कैसा विचित्र अनुभव था यह भी। जिसने विदेश के अनेकानेक बोटिक को अपनी उपस्थिति से धन्य किया था। वर्ल्ड फेयर के इंडियन पेवेलियन में जिस सुर सुंदरी की एक झलक देखने को जुटी विदेशी भीड़ अपनी सारी सभ्यता, शिक्षा एवं सुरुचि आंख में धकर धरकर सहसा देशी नौटंकी की सस्ती भीड़ की सी सीटियां बजाने लगती थी, वही आज एक अपड़ पंडे के सम्मुख गवारू बाल वैष्णवी की ही भांति घुटने टेक कर बैठ गई थी। कंठ में झूलती चवन्नी की तुलसी माला, खुले गीले बालों से टप टप कर टपकता पानी, 2 कर्णचुंबी आंखों के बीच सुभग नासिका से प्रशस्त चिकने ललाट तक खींचा गया है। वैष्णवी त्रिपुंड, क्या रस शास्त्र के पृष्ठ यही साकार नहीं हो गए थे? आंटी मंत्र मुग्ध होकर उसे एकटक देख रही थी। बहुत पहले कमिश्नर शर्मा के साथ वे खजुराहो की ऐतिहासिक यात्रा पर गई थी। आज उन्हें बार बार यही लग रहा था कि उसी खजुराहो के 80 चंदेल मंदिरों से किसी सुर सुंदरी की मूर्ति जीवंत होकर पंडित से त्रिपुंड लगवा रही है। द सेम अनसोफिस्टिकेटेड गर्ल ऑफ खजुराहो। वह मन ही मन ऐसे बुदबुदाने लगी जैसे वहां और कोई भी न हो। ठीक जैसे उन मंदिरों की नग्न मूर्तियां अंक के एक एक मोड़ मरोड़ के साथ अपने सौंदर्य का प्रदर्शन अनजान बनी करती दर्शकों को मोह लेती है। कभी हाथ में दर्पण लेकर, कभी गेंद से खेलकर, कभी भव्य ग्रीवा के मरोड़ से। शी डिस्प्लेज हर न्यूडिटी फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द बॉडी। क्या बक रही हो आंटी? अब उठ भी कली, एकदम हरिद्वार की जोगन लग रही है। विवियन उकता कर उठ गई। हाथ में दर्पण लिए अपने चेहरे की बदली रंगत देखकर कली खिलखिलाकर हंसी रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर ठंडी हथेली धर दी। हाय मैं मर गई, जरा देखो तो इसे बीबी जी, एकदम तुम्हारा हिस्सा त्रिपुंड लगवा कर कैसी बनी है। आज ही तुझे याद करी थी और तू मिल गई। कली हड़बड़ाकर उठी और उसके हाथ से पंडा जी की 2-3 रंग रोली भरी कटोरियां टन टन करती लुढ़क गई। नारायण नारायण, 1.25 रुपए का चंदन गिरा दिया बेटी, वह बड़बड़ाने लगा। त्रिपुण चर्चित चेहरा लिए कली अम्मा से लिपट गई। वह अब भी उसकी बदली सूरत देखकर हंसी जा रही थी। हाय अम्मा, आप यहाँ कैसे आ गई? जैसे तू आ गई। अम्मा ने हाथ की गीली धोती तख्ते पर रख दी। हमसे तो तू कह के आई थी कि लखनऊ जा रही है और यहाँ बैरागन बनी हमसे भी पहले गंगा नहा ली। अम्मा ने हंसकर चुटकी ली और कनखियों से कली के साथियों की विचित्र भीड़ को देखा। हतप्रभसी आंटी सकपकाकर एक और खड़ी हो गई थी। उस तेजस्वी नवागंतुका के स्निग्ध ललाट पर चमकती रोली के सामने उन्हें अपने ललाट पर बना त्रिपुंड एकदम नकली बनकर चुभने लगा। बीबी जी बहुत दिनों से आग्रह कर रही थी कि इलाहाबाद आकर गंगा नहा लूं।
पर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि 14 साल से बीबी जी यहाँ है और आज आ पाई हूँ। लल्ला छुट्टी पर आया था, उसे ही जिद कर खींच लाई। पर मरी तू कैसे आ गई यहाँ? ये मेरी सहेली अम्मा विवियन, और ये इसकी आंटी है। यह भाई, इसी ने बड़ी जबरदस्ती यहाँ रोक लिया। हठात सहेली के किरंटी नामोच्चार और आंटी की लाल पैंट देखकर अम्मा की विधवा बीबी जी भैंस सी बिदक उठी। चलो भी बोझू, नहा धोकर अभी तिलपात्र किया है, कहीं फिर न नहाना पड़े। एक क्षण में ही उस फ्रस्ट्रेटेड बाल विधवा का कर्कश स्वभाव पानी में तेल सा तैरने लगा। वह बड़बड़ाती आगे बढ़ गई। इन मरे मुस्टंड पंडों की भी मति मारी गई है। ढीले पैसे के लिए धर्म भ्रष्ट हरामी ईसाइयों के कपाल रंग रहे हैं। आंटी ने सुनी अनसुनी करके बड़ी नम्रता से दोनों हाथ जोड़कर अम्मा का अभिवादन किया, पर विवियन का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। इनके कहे का बुरा मत मानना बेटी, अम्मा ने खिसियाकर कली के कंधे पर हाथ डाल दिया। पता नहीं क्या देखकर तुझे ईसाई समझ बैठी। मैं कार से ही आई हूँ, परसों चली जाऊंगी। तू साथ चलना चाहे तो चलना। पर अम्मा, हमें 2-3 दिन नवीन चाचा के यहाँ लखनऊ भी तो रुकना है। अचानक कली की दोनों आंखें अम्मा के पीछे आकर खड़े हो गए। लंबे सांवले युवक की ओर उड़ गई। अच्छा, तो यही था अम्मा का लल्ला। अब तक कहाँ छुपा था ये? क्या पेड़ की डाल से अचानक कूद कर खड़ा हो गया? कैसा हिंट दे रहा था ससुरा? इतना भी न समझे, ऐसी थिक स्किन गैंडे की खाल नहीं है कली की। स्पष्ट था कि लखनऊ के 2 दिन के संभावित पड़ाव के उल्लेख से वह कली को सहमाना चाहता था। एक बार कली के जी में आया, वह हंसकर कह दे, तो क्या हो गया अम्मा, मैं भी 2-4 दिन नवीन चाचा के यहाँ रुक जाऊंगी। पर आंखें चार होते ही उसका चेहरा विवर्ण हो गया। केवल धोती के परिधान के ऊपर पॉलिश की गई टीक लकड़ी सी चमकती नग्न चौड़ी छाती, किसी अरण्य जनशून्य वन में धोते सेकते नर व्याघ्र की सी किसी को कुछ न समझने वाली तेजस्वी आंखें, और पतले क्रूर अधरों का व्यंग्यात्मक बंकिम स्मिथ। पहले कुछ क्षणों तक जैसे वह रोली त्रिपुंड और खुले गीले बालों के बनावटी जाल में उलझ कर रह गया, पर फिर वही व्यंग्यात्मक बंकिम स्मिथ तीखी पतली छुरी की भांति कली के धड़कते कलेजे में मूठ तक धस गई। हैवंट वी मेट बिफोर? उसने हंसकर पूछा। चौड़ी सिल से छाती पर पड़ी यज्ञोपवीत की पीली डोरी कली के गले में फांसी का अदृश्य फंदा बनकर लटक गई। नहीं तो। कली ने दूसरे क्षण अपने को संभाल लिया। एक बार वह फिर वही दूधिया भोले चेहरे की कली बन गई, जो आबकारी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी नन्ही तर्जनी पर बड़ी सुगमता से नचा लेती थी। कुछ चेहरे ऐसे ही होते हैं सनी, आंटी हंसकर कहने लगी, जिन्हें देखकर हमेशा ही लगता है कि उन्हें कहीं देखा है। शायद हमारी कली का चेहरा भी ऐसा ही है। मैंने भी जब इसे पहली बार देखा था तो दिन भर याद करती रही, या मेरे मसीह, कहाँ देखा होगा मैंने इसे। चलो अम्मा, बड़ी बुआ बहुत आगे निकल गई है। बिना कुछ कहे ही वह दम्भी युवक माँ की गीली धोती उठा, एक बार भी बिना विदा के कर्सी किए चलने लगा। चलो बेटी, अब कलकत्ते में ही फुर्सत से बात करूंगी। बहुत आगे निकल गए पुत्र के साथ चलने को अम्मा लंबी लंबी डगे भरती निकल गई तो विवियन बोली, ब्लास्ट हिम, क्या इन्हीं के साथ तू रहती है कली? बाप रे बाप, इससे तो कलकत्ते के चिड़ियाघर के शेर पिंजरे में रहने क्यों नहीं चली जाती? क्या करते हैं यह हजरत? समझते तो अपने को बहुत कुछ है। एम्बेसी में है सुना। मैं तो इन्हें आज ही देख रही हूँ और कहता है कि हम कहीं मिले हैं। माय फुट। कली मुस्कुराकर विवियन के बाह पकड़कर चलने लगी। बॉबी के जी में आ रहा था कि वह लपक कर कली के बालों में पड़ते चरण चिन्हों को चूम ले। अचानक उस पिकनिक की सलोनी सांझ में मुंह सरचंद बनकर कूद गए उस सुभग व्यक्तित्व के स्वामी को देखकर बॉबी का चित्त किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा था। इसी के ग्रह में कली पेइंग गेस्ट बनकर रहती है। फिर बॉबी के लिए आशा ही क्या रह जाती थी। पर चलो, अच्छा हुआ पहली मुलाकात में दोनों ने नंगी तलवारें खींच ली थी। मैं तो कहता हूँ आप ऐसे नैरो माइंडेड लोगों के बीच में रहिए ही मत, मिस मजूमदार। बॉबी लपक कर कली के कदम से कदम मिला था, फौजी मार्च सा करने लगा। आपने सुना ना, वो ऊंचे दांतों वाली औरत क्या कह रही थी? ईसाई क्या तिलक नहीं लगा सकते? अभी पिछले महीने मैंने बनारस में कितनी ही अमरीकियों को धोती कुर्ता पहने त्रिपुंड लगाए देखा है घूमते। मारो गोली, हमें क्या लेना देना, हम वहाँ रहते ही कहाँ हैं? कली हंसकर कहने लगी, महीने में 25 दिन तो बाहर रहती हूँ। पर बंगले में पहुंचकर जब कली के पार्श्व में लेटी दिन भर की थकी विवियन नींद में डूब गई तो वह बड़ी देर तक करवटें बदलती रही। कैसा आश्चर्य था कि क्षण भर की भेंट को भी वह व्यक्ति भुला नहीं पाया था।
पर स्वयं वह शायद उसे पहले बड़ी देर तक पहचान नहीं पाई थी, और यदि वह कुछ नहीं कहता तो शायद पहचानती भी नहीं। धोती की लांग लगाए इस व्यक्ति में और विदेशी वेशभूषा में संवरे उस सांझ के धुंधलके में मिले उस व्यक्ति में क्या धरती आकाश का अंतर नहीं था? फिर भी वह संध्या शायद पलक झपकाते ही उसके लिए घातक बन सकती थी। कली की ही भांति एक और व्यक्ति भी वैसी करवटें बदल रहा था। कर्नलगंज में बुआ जी का अपना पक्का मकान था। इलाहाबाद के अधिकांश पर्वतीय परिवार कर्नलगंज में ही बसे थे। उन्हें मुर्गी के दरबों के से छोटी छोटी खिड़कियों, संकरे द्वारों और सामने खुले निर्लजता से गंधाते संडासों के बीच बुआ जी का लाल ईंटों वाला मकान छोटी मोटी हवेली सा ही दिखता था। नीचे की 3-4 कोठरियों में दर्जी, लॉन्ड्री और हलवाई की दुकानों से ही काफी किराया आ जाता था। फिर बुआ जी अकेली जान थी। उस पर वर्षों से ढीला पाई दांत से पकड़कर सेंतती चली आ रही थी। मकान के ठीक नीचे के कमरे में आटे की एक विराट चक्की दिन रात सी कोयल कोयल सी कुहुक मारती मानो ज्वार, चना, गेहूं पीसती रहती, और उसी के निरंतर सहवास का प्रभाव शायद बुआ की तीखी जिह्वा पर भी रिस गया था। कभी महरी, कभी किराएदार, कभी जमादारनी को बेमतलब अपने दंगल पर खींचकर भीड़ती रहती। मुझे एकदम ही रांड बेसहारा समझ लिया है इन हरामियों ने। 4 महीने से इन सन मुसंडा हलवाई ने एक पैसा भी किराया नहीं दिया है। कसम खाकर कह रही हूँ बोजू, वे 2 दिन के लिए मिलने आई गऊ सी सीधी भावच को दंगल पर खींच कर सुना रही थी। तुम लोगों ने तो मेरी ओर से आंख ही मूंद ली, तभी तो ये मुसंडा शेर बन गया है। कभी कभी जी में आता है इस गेंडे को इसी की कढ़ाई में खोए के साथ भूंज दो। बहुत बड़ी कढ़ाई में स्तूपाकार खोए को भूंजते मोटे हलवाई के कान में शायद बुआ के हृदयहीन प्रस्ताव की भनक पड़ गई थी। वह वहीं से हंसकर कहने लगा, जरूर भूंज डालो बुआ जी, पर कढ़ाई जरा बड़ी चढ़ाना, ऐसा ना हो कि मैं नीचे गिर पड़ूं। देख रही हो ना बोझू, मरा कैसी ठिठोली कर रहा है मुजरान रणकुली औरत से, जैसे मैं इसी की भौजी लगती हूँ। पर बुआ का रोंधा कंठस्वर कुछ ही क्षणों के बाद बदलकर मीठी हाक लगाने लगता। अरे राधा किशन, मरे आधा से रूसी खोए की बर्फी भिजवा देना ऊपर, जो अभी भुंज रहा था। जिस दिन खाने के बाद मीठा न खाओ, लगे है खाना ही नहीं खाया, ऐसा मिष्ट दंत है निगोड़ा। अभी लो बुआ, आज से क्या 3 पाव तोल कर भेजता हूँ, और किराए की एक छोटी सी किस्त राधा किशन फौरन ऊपर भिजवा देता। फिर शायद संधि पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर भी हो जाते, क्योंकि सबसे ऊपर की मंजिल पर लेटे प्रवीर के कानों में हलवाई के साथ देर से चल रहे बुआ के वाग युद्ध की बकर बकर सुनाई देना बंद हो जाती। कुछ देर तक वह बुआ का कर्कश कंठस्वर, चक्की के घर्रघर और अम्मा की नरम आवाज सुनता रहा। फिर सब शांत हो गया। कितनी भोली थी अम्मा, कोई भी मीठी बातों के जाल में उन्हें फांस सकता था। शायद ऐसी वाक चातुरी और भोली सूरत से उस लड़के ने भी अम्मा को फांसा होगा। नहीं, उसे धोखा नहीं हुआ था। ठीक ही कहा था उस सरदार ने। एक बार उस चेहरे को देखने पर कोई भूल नहीं सकता भाई साहब। 2 वर्ष पहले कुछ ही पलों तक देखे गए उस चेहरे को वह सच नहीं भूल सका था। तभी तो बहुरूपियों के चातुर्य से रंगे पुते, जबरदस्ती पावन बनाए गए त्रिपुण चर्चित चेहरे के बीच भी उसने 2 वर्षों की फरार अभियुक्ता को सहजी में पकड़ लिया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा लिखा उपन्यास कृष्णकली, इसका 8वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि बड़ा रोचक लग रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी बहुमूल्य राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।